Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. This is Neha, your mentor, and today we will be discussing the most important legal news and events. And the first one is Heart and Soul Entertainment Limited versus Deepak, son of Shiv Kumar Bahare. This was special leave petition and this judgment was delivered by two judge bench, which is by Justice Rajesh Bindal and Justice Vijay Bishnoi. अभी ये केस जो है ये रिलेटेड है एआई मिसयूज से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिटन सबमिशन फाइल किया गया जो कि एक एआई जनरेटेड रिटन सबमिशन लग रहा था, जैसे कि चैट जीपीटी से बनाया गया हो। सो ये कैसे पता चला, कोर्ट्स को कुछ अनयूजुअल सी फॉर्मेटिंग मिली, कुछ बुलेट पॉइंट्स मिले, कुछ रिपीटेटिव लैंग्वेज मिली। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या था, इसमें एक जजमेंट साइट किया गया जिसका नाम है ज्योति वाइफ ऑफ दिनेश तुलसानी वर्सेस एलिगेंट एसोसिएट्स। अब जब कोर्ट के स्टाफ ने, लॉ क्लर्क्स ने इस जजमेंट को रिसर्च किया, इस जजमेंट को ढूंढा, तो पता चला कि ऐसा कोई जजमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एक नॉन एग्जिस्टेंट जजमेंट, एक नॉन एग्जिस्टेंट साइटेशन प्रोवाइड की गई जिसकी कोई कॉपी, कोई साइटेशन, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया था। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया, बोला कि इररेलेवेंट आपने मटेरियल प्रोवाइड किया है और कोर्ट पे मतलब जो पार्टीज थी उन पे 50,000 कॉस्ट भी लगाया। इवन बार एक्शन का भी उन्होंने पॉसिबल बार एक्शन का भी वार्न किया। बट अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो भी हार्श रिमार्क्स थे हाई कोर्ट के उसे हटा दिया, पर बोला कि ये जो एआई मिसयूज है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन इंडिया में ही नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबली। एआई जो है हमें असिस्ट करने के लिए काम आना चाहिए, हमारा वर्कलोड बढ़ाने के लिए नहीं। इसीलिए बोला गया कि कोर्ट, लॉयर्स और जो लिटिगेंट्स है उनको एक्सट्रीम कॉशन जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। नाउ दिस इज द सेकंड केस विच इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हुकुमचंद अलायस मोनू। ये क्रिमिनल अपील थी एंड इसका जजमेंट भी टू जज बेंच ने दिया है, दैट इज जस्टिस संजय करौल एंड जस्टिस कोटेश्वर। अभी इस केस में क्या हुआ था कि ट्रायल कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया था अक्यूज्ड को अंडर 376 ऑफ आईपीसी एंड SC/ST एक्ट, जिसमें उसको 10 इयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला। ये अपील गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रोबेबल है। अभी इम्प्रोबेबल क्यों है, क्योंकि एक 9 इयर्स की बच्ची 16 किलोमीटर ट्रैवल कर ली 2 घंटे में, जो काफी इम्प्रोबेबल लगा हाई कोर्ट को, और इसीलिए उन्होंने इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। अब इसमें इशू क्या आता है हम लोग देखते हैं। सो the issue was how should courts assess the testimony of child victim, particularly in cases involving alleged contradictions or delay, and second was whether there must be strict compliance with anonymity protections under 228A IPC। तो दो ये इशू थे कि क्या 228 IPC 228A IPC जो है, जो चाइल्ड विक्टिम रेप केसेस में जो विक्टिम होते हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना जरूरी है, ये एक इशू था। और दूसरा था कि कैसे चाइल्ड की टेस्टिमनी को असेस किया जाए जब वहां पे माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस हो। नाउ अब इस केस में कोर्ट की क्या रीजनिंग थी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की टेस्टिमनी को कोरॉबरेट करना इतना जरूरी नहीं है, वो हम एक मैटर ऑफ प्रूडेंस की तरह यूज करना चाहिए हमें। दूसरा, अगर कोई माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस है टेस्टिमनी में तो हम उसे उसकी वजह से हम पूरे के पूरे प्रोसिक्यूट्रिक्स के स्टेटमेंट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमें बहुत ही मैथमेटिकल प्रिसीजन नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि जो कोर स्टोरी है वो कोरॉबरेट करनी चाहिए। बट अगर कुछ माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 228A IPC पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। बोला है कि यहाँ पे रिकॉर्ड में हर जगह जो विक्टिम है उसका नाम इस तरह से यूज किया गया है जैसे कि वो एक कोई और या ऑर्डिनरी विटनेस है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट को ये डायरेक्ट किया है कि आप 228 का स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है आप इंश्योर करें, इवन उन केसेस में भी जो कि इंस्टीट्यूट हुए हैं 2018 से पहले, जो कि 2018 में निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था,
उसका जजमेंट आया था। तो उससे पहले भी जो केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं उसमें भी 228A को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है। और यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की अपील, जो अक्विटल था उसे सेट असाइड किया, कॉन्विक्ट किया अक्यूज्ड को, और अक्यूज्ड को बोला कि सरेंडर फोर्थविथ और सर्व द रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस। Now, the third legal news is related to the Gujarat, that the Gujarat government has passed the यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। अब गुजरात जो है उत्तराखंड के बाद सेकंड स्टेट बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला। अब ये बिल क्या है? ये बिल डील करता है सिविल लॉज से, जैसे कि मैरिज लॉज, डिवोर्स लॉज, सक्सेशन लॉज, जो हमारे यहाँ पे रिलीजन बेस्ड पे डिवाइडेड है, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। अब ये जो है यूसीसी ये एक ही लॉ प्रोवाइड करेगा, एक ही लॉ बनाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द रिलीजन। नाउ अब इसका एम क्या है कि लीगल यूनिफॉर्मिटी आएगी, रिलीजियस बेसिस पे लॉज नहीं होगा, जेंडर जस्टिस आएगा बिकॉज इसमें हलाला हुआ, पॉलीगैमी हुआ, ये सब बैन हुआ है, सोशल हार्मनी आएगी। अभी हम इसके मेजर प्रोविजंस देखें तो इसमें है कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है मैरिज एंड डिवोर्स का। डिवोर्स आप सिर्फ लीगल प्रोसीजर से, दैट इज बाय कोर्ट, आप सिर्फ वैसे ही ले सकते हैं। इसमें पॉलीगैमी बैन कर दी गई है जिससे जेंडर इक्वालिटी आएगी। डिवोर्स सिर्फ कोर्ट के थ्रू होगा, आर्बिट्रेरी सेपरेशन को प्रिवेंट किया है। अगर फ्रॉड मैरिज होती है, फोर्सफुल मैरिज होती है तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 7 years तक का। हलाला की प्रैक्टिस बैन की गई है और री मैरिज अलाउड है, आफ्टर द डिवोर्स आप री मैरिज कर सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी लेजिटिमेट चिल्ड्रन, जो भी चिल्ड्रन उससे बॉर्न होंगे वो लेजिटिमेट कहलाएंगे, प्लस वुमेन को वहां पे मेंटेनेंस का हक होगा। सो वुमेन एंटाइटल टू मेंटेनेंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ अब हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली लिंक करें तो जो हमारा आर्टिकल 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो वो यूसीसी की बात करता है कि स्टेट्स को ट्राई करना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए यूसीसी, एंड इसी आर्टिकल 44 के बेसिस पे गुजरात गवर्नमेंट ने यूसीसी लेके आए। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक्सेम्प्ट किया है कि वो अपने कल्चरल्स को, अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर पाए, इसीलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट डिबेट है कि ये डिबेट है कि ये इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि इक्वालिटी बढ़ाएगा, ठीक है, वुमेन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये, और कुछ एड्रेसेस इशू किए गए हैं जैसे कि फ्रॉडुलेंट मैरिजेस कम होगी क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स है वो चीज कम होगी। पर इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजन के को ब्रीच करता है, उससे ओवरलैप करता है, राइट। सो ये इनेक्टमेंट जो है ऐसे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। wait for a minute, yeah, the fourth news is the case related to Vidya Devi versus Union of India and others। ये रिट पेटिशन थी और इसमें भी 2 जज बेंच का डिसीजन है बाय जस्टिस वी कामेश्वर राव एंड जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, ठीक है। इसमें क्या था कि एक विमेन है, उनकी शादी हुई थी आर्मी पर्सनल के साथ, और उन आर्मी पर्सनल की ऑलरेडी एक वाइफ थी और ये उनकी सेकंड मैरिज थी। तो अब ये केस जो है, आर्मी पर्सनल की डेथ हो गई, उसके बाद उनको जो है पेंशन मिलने लगा। अब उसके पेंशन मिलने के बाद जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई। तो सेकंड वाइफ का क्लेम था कि जो पेंशनरी राइट है वो सेकंड वाइफ पे डिवॉल्व होना चाहिए आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ। नाउ इन दिस केस दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जो पहले मैरिज सोलेमनाइज हुई थी वो एक लीगल मैरिज थी, और जो मैरिज बाद में सोलेमनाइज हुई है वो एक वॉइड मैरिज है, बिकॉज आप जब तक आपकी फर्स्ट वाइफ है या फर्स्ट मैरिज अगर चल रही है तो आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। सेकंड मैरिज वॉइड अब इनिशियो है, इसीलिए फैमिली पेंशन के लिए जो सेकंड वाइफ है, जो पेटिशनर है, वो एंटाइटल नहीं होगी अंडर द पेंशंस रेगुलेशंस फॉर आर्मी एक्ट 1961। इवन इफ फर्स्ट वाइफ की लीगली वेडेड जो फर्स्ट वाइफ है उनकी डेथ हो गई है, फिर भी वो एंटाइटल नहीं होगी। अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ इशू था कि वेदर अ वुमेन हुज मैरिज वाज वॉइड एट द इंसेप्शन, की शुरुआत से ही जो मैरिज वॉइड थी
वो क्लेम कर सकती है फैमिली पेंशन अपॉन द डेथ ऑफ सब्सिक्वेंट लीगल वेडेड वाइफ। तो अगर लीगली वेडेड वाइफ की डेथ हो गई है तो क्या ये पेंशनरी राइट डिवॉल्व होगा? नाउ द कोर्ट का रीजनिंग था, उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा और बोला कि मैरिज जो है वो वॉइड ही थी, शुरू से वॉइड ही थी, इवन ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई थी एज अ वैलिड मैरिज, और इसीलिए हम उन्हें एक लीगल स्टेटस वाइफ की तरह नहीं दे सकते। और इवन जो फैमिली पेंशन का जो एक्ट है, दैट इज पेंशन रेगुलेशंस फॉर आर्मी एक्ट 1961, वो भी लीगली वेडेड को ही पेंशन देता है। जो लीगली वेडेड विडो होगी उन्हें ही पेंशन दी जाएगी। प्लस जो हमारा सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो भी यही बोलता है कि कोई भी पार्टी जो है वो मैरिड नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ, या फिर कोई भी स्पाउस जो है वो लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। और सेक्शन 11 ऐसी मैरिजेस को वॉइड करार करता है, राइट। सो द कोर्ट ने जो है कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे रिलाय किया, जो कि राजकुमारी वर्सेस कृष्णन का डिसीजन है, उस पर रिलाय किया और बोला कि पेंशन जो है वो सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ को ही मिलना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि पेंशन का राइट डिवॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। नाउ तो कोर्ट ने रिजेक्ट किया ये क्लेम और उन्हें पेंशन का अधिकार नहीं दिया गया। नाउ द फिफ्थ केस इज द कस्टम्स वर्सेस फरीदा नकनवागी। ये एसएलपी थी और ये जजमेंट भी 2 जज बेंच का है, जो कि मिस्टर जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस केवी विश्वनाथन के द्वारा दिया गया है। नाउ इस केस में क्या हुआ था कि एक युगांडन नेशनल थी जिनको अरेस्ट किया गया था एनडीपीएस एक्ट में। अभी यहाँ पे उन्हें अरेस्ट किया गया, शी वाज 32 इयर्स ओल्ड। इन्हें अरेस्ट करने के बाद इन्हें बेल मिली, राइट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी, कब की? 15 सितंबर 2025 में। पर इनको बेल ग्रांट होने के बाद भी ये जेल में ही थी, क्योंकि ये जो सफिशिएंट श्योरिटी थी वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। पहले इनका श्योरिटी का अमाउंट अराउंड 1 लाख था, जिसको 25,000 कर दिया गया था, बट स्टिल वो जो सॉल्वेंट श्योरिटी थी वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, कस्टम डिपार्टमेंट ये मैटर लेके गए कि आप कैंसिल करो बेल, और तब ये इशू हाईलाइट हुआ। अभी इसमें क्या क्या इश्यूज थे देखते हैं। वेदर एन अक्यूज्ड who has been granted bail can still be kept in custody due to inability to furnish surety, कि अगर आप श्योरिटी नहीं फर्निश कर पा रहे हो और आपको बेल मिल चुकी है, तब भी क्या आपको जेल में रखना सही है या नहीं। ये एक केस है जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस है। Now, whether financial constraint can defeat the right to personal liberty under Article 21 of Indian Constitution, and whether protection of Article 21 extends equally to foreign nationals. Now, तो सबसे पहले कोर्ट ने रीजनिंग दी कि हाँ, आर्टिकल 21 जो है वो हर एक इंडिविजुअल पे लगता है, इवन फॉरेन नेशनल्स पे भी लगता है। उसके बाद ये बोला गया कि अगर एक बार बेल ग्रांट हो गई है तो आप उसको इफेक्टिव और रियल बेल बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कोई कंडीशन लगा दो बेल में जो कि अक्यूज पूरी ही ना कर पाए, क्योंकि फिर वो बेल एक इल्यूजरी बेल हो जाएगी, वो रियल नहीं होगी, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसीलिए आपको कंडीशंस ऐसी लगानी चाहिए जो कि अक्यूज फुलफिल कर पाए। अच्छा, दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है वो कहीं पे भी अफेक्ट नहीं कर सकता है आर्टिकल 21 को। तो कोर्ट ने मॉडिफाई किया है बेल कंडीशंस को ताकि उसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए। ओके, सो कोर्ट ने अलाउ किया, उनको रिलीज किया पर्सनल बॉन्ड पे ऑफ 25,000 रुपीज, बिना उनको इंसिस्ट किए कि आप सॉल्वेंट श्योरिटी ला के दो। एट द सेम टाइम कोर्ट ने बैलेंस किया है स्टेट का इंटरेस्ट भी, कि अक्यूज जब रिलीज हो जाएंगी तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा आफ्टर रिलीज, और डायरेक्ट भी किया अथॉरिटीज को टू प्रिवेंट हर फ्रॉम लीविंग द कंट्री। So that's all about our important case laws and the news events. So I hope you like this video, and yes, thank you so much.